हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग इतिहास की पहली क्लास करने वाले हैं। पीएससी, यूपीएससी और अन्य एग्जामों में इतिहास के लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतिहास के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में कई लोगों को बोरियत लगती है। कई लोग इस इतिहास को पढ़ते पढ़ते जो है वो सो जाते हैं। लेकिन इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर उसे कायदे से पढ़ा जाए। पहली चीज, उसको पढ़ते समय हमें उसके बारे में क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ हम उसी पर अगर ध्यान दें और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उन्हीं को आधार बनाकर अगर उसकी तैयारी करें और सही तरीके से करें, तो इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। आप लोग सभी यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें लगातार हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इतिहास क्या है, इसको जानने के लिए और इतिहास में आने वाले क्वेश्चनों को समझने के लिए हम थ्योरिकल रूप से सारी चीजें अभी कवर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इसके अलावा मैं एक एमसीक्यू की श्रृंखला भी चालू करूंगा, जिसके तहत जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, उन सभी एग्जामों के एमसीक्यू भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, जिससे कि आप पहले थ्योरिकल रूप से पढ़ लेंगे, फिर आप एमसीक्यू लगा लेंगे। इसके बाद अगर आप एग्जाम देने वाले कोई भी देने जाते हैं या फिर आप पुराने एमसीक्यू लगाते हैं या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, तो अब आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो वो ये है कि इसमें हम मेंस की भी प्रिपरेशन चालू करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एमपीपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको हम देखेंगे, किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 मार्कर, 2 मार्कर जो है वो कैसे आए हैं, है ना, इन तरह से क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम इस इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर इतिहास को अगर समझ लिया जाए कि आखिर ये है क्या, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं, यानी वो चीज जो कि पहले घटित हो चुकी है। अगर ये चीज पहले घटित हो चुकी है यानी कि पहले वो बीत चुका है, वो बीत चुका है और जब हम वहां थे ही नहीं तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा। लेकिन उस समय जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी जो हमें मिलेगी, वो हमें उस समय के कुछ रिसोर्सेज से मिलेगी। तो भैया कैसे वो रहते थे, कैसे वो खाते थे, कैसे वो पीते थे, कैसे वो जीते थे, कैसे उनका स्ट्रक्चर था और कैसे एक सभ्यता दूसरे सभ्यता में तब्दील हो जाती थी, कैसे लोग जो हैं वो एक जीवन से दूसरे जीवन में चले जाते थे। यानी कि अगर देखें तो इतिहास किस तरीके से परिवर्तित होता था, इसको हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतिहास को समझना है हमें। तो पहली मेरी ये क्लास है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इतिहास को कैसे समझा जा सकता है, इतिहास के क्या क्या रिसोर्सेस हैं और इतिहास में क्या क्या चीजें हम आने वाले समय में टॉपिक वाइज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो करेंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूपीएससी और पीएससी का पैटर्न देखते हुए ये लगता है कि मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम एंशियन और मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा मिडिवल में हमें सिर्फ 2 टॉपिकों पे ध्यान देना है, एक है भक्ति आंदोलन और एक है विजयनगर एम्पायर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम अब देखने वाले हैं वो ये कि इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या एविडेंस है, क्योंकि हम उस समय थे नहीं, इसलिए हम कैसे पता करेंगे कि उस समय का इतिहास कैसे लिखा गया होगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर इंदुपुरी भोपाल में स्थित है। ऑनलाइन के लिए भी आप हमारे यूट्यूब पे जाकर उड़ान एकेडमी के नाम से जो बना हुआ है उस पे जाकर हमारे वीडियो वगैरह देख सकते हैं। उड़ान शिक्षा ऐप भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिस पर आप हमारे टेस्ट सीरीज और अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। हमारा कोटेशन ही है, प्रयास हमारा सफलता आपकी। और इस तरह हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर आपके साथ बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे समझा जाता है। देखिए, इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे। तो भैया तुम लोग कोई ना कोई एविडेंस जेम्स बॉन्ड 007 बन जाओ। और जेम्स बॉन्ड 007 बनते हुए भैया कि अब तहकीकात करना है तुम्हें, क्या इतिहास पता करना है। कैसे पता करोगे? तो भैया तुम लोग गए एंशियंट हिस्ट्री में, इतिहास को जानने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेस आए। चलो ठीक है, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, आप लोग जीरो हैं और मुझे जीरो से आपको उठाना है। यानी मैं ये मान के चलूंगा कि आपको इतिहास सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप
एकदम जीरो लेवल पे हैं और इस जीरो लेवल से मुझे उठाकर आप लोगों को पीएससी और यूपीएससी लेवल पे ले जाना है। इसलिए मैं डायरेक्ट ये मान के नहीं चलूंगा कि आपको आता है और मैंने समझा दिया। हम समझेंगे जीरो लेवल से। ठीक है, तो चलिए आगे चालू करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो भैया आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर ये दो प्रकार के एविडेंस होते हैं। तो भैया हम जेम्स बॉन्ड 007 बन गए और अब हमें इतिहास के बारे में पता करना है कि भैया हम इतिहास कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के एविडेंस निकल कर आए। पहला आया पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सेकेंड आया हमारे पास लिटरेचर यानी कि साहित्यिक स्रोत। यानी हमारे पास दो तरह के एविडेंस है, या तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या हमारे पास लिटरेचर यानी साहित्यिक स्रोत है। अब इसके आधार पर हमें इतिहास को जानना है। अब बात यह आती है कि आखिर पुरातात्विक और साहित्यिक ये दो प्रकार के जो रिसोर्सेस हमारे सामने हैं, हम इसी समय के जो उस समय घटित हुआ होगा उस घटित हुई घटनाओं को इन्हीं दो आधारों पे जान सकते हैं। अब बात आती है कि भैया कैसे जानेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, पुरातात्विक अगर देखा जाए तो पुरातात्विक में क्या क्या चीजें आती हैं जिसके आधार पर हम उस समय का इतिहास पता कर सकते हैं। तो पहली चीज आती है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? पहली चीज, मान लो मैं राजा हूं, मैं नहीं, आप अपने आप को मान लो राजा हो। आप राजा हो और आप शासन कर रहे हो और शासन करते समय आपको अपनी प्रजा को अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, या आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बारे में आप ये बताना चाहते हैं कि भैया आने वाले समय में लोग भी ये जान सकें कि मैं ऐसा काम करके चला गया। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं कोई पत्थर का एक या तो पिलर लूंगा और उस पिलर पर जो भी मैंने काम किया होगा उस काम को मैं इस पे नोटेट कर दूंगा और भैया इस पर मैं करके इसको कहीं गड़वा दूंगा, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक गड़ा रहेगा। आने जाने वाले लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़कर मेरे बारे में जानेंगे और मैं बन जाऊंगा उस समय का महान शासक। यानी के शासक यानी के राजा महाराजा अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए किसका सहारा लेते होंगे? अभिलेखों का सहारा लेते होंगे। यानी के पुरातात्विक स्रोतों में, यानी कि वो स्रोत जो कि हमारे पास लिखे हुए नहीं है, यानी कि एक प्रकार से कहीं पर स्थित है, गुफाएं हो सकती है, सिक्के हो सकते हैं, ये सब उसमें आते हैं। तो हम समझेंगे बारीकी से इसको। तो अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन है और इंस्क्रिप्शन को जो है बेसिकली किसी राजा या महाराजा के द्वारा जो है गढ़ाया गया होगा, बनवाया गया होगा, जो कि उसमें उनकी इंफॉर्मेशन देता होगा। ठीक है, पहली चीज। अगर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख। अशोक द ग्रेट सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट की अगर बात की जाए तो मौर्य एम्पायर का जो शासक है वो है सम्राट अशोक। अशोक भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक है, आपको मैं ये मान के चल रहा हूं अशोक के बारे में आपको नहीं पता, समझ लो अशोक एक शासक है। ठीक है, स्टार्टिंग से सम्राट अशोक जो है उसने एक अभिलेख जो है बनवाया और उस अभिलेख में उसने अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखवा दी और अच्छी अच्छी बातें लिखवा कर उसने उसे अपने राज्य के हर जगह पर गड़वा दिया। और इस तरह गड़वाकर, इस तरह पिलर बनवाकर उसने उसमें जो अच्छी बातें लिखी वो सभी धर्मों से अच्छी बातों को लेकर उसने उसमें लिख दिया। माता पिता की सेवा करना, पशु हत्या ना करना, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, मेरे युक्त रज्जुक प्रादेशिक जैसे अधिकारियों के बारे में। तो ऐसी कई इंफॉर्मेशन उसने अपने इस अभिलेख में लिखवाई और इसे लिखवाकर उससे अलग अलग स्थानों पर गड़वा दिया। और ये सबसे बड़ा साधन ये बन गया कि ये आम जनता को जानने के लिए, या आम जनता ये जान सके कि उस समय के राजा क्या चाहता है, उस समय के राजा की सोच क्या है और जनता के लिए वो क्या कर रहा है, ये सब उन अभिलेखों के माध्यम से वो लिखवा देता था। अब भैया हम तो थे नहीं, समय बीतता चला गया, राजा भी खत्म हो गया, प्रजा भी खत्म हो गई, अलग युग चालू हो गया, लोग आए, नए लोग आए, वो खत्म हो गए और अब हम आ गए। अब हम आ गए तो हमने देखा यार ये कुछ अभिलेख लिखा हुआ मिला यार, ये स्क्रिप्शन यार इसमें कुछ लिखा हुआ है यार। अब हमने पढ़ना चालू किया, अरे यार ये तो यार बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, बहुत पुरानी लिपि है। कौन सी लिपि है? तो भैया ये तो बहुत प्राचीन काल में चलने वाली लिपि है और इस लिपि में लिखा गया यानी कि किसी ना किसी के समय लिखा गया होगा। फिर हमने उसकी खोज की और खोज की तो हमें पता चला कि भैया ये सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। अब सम्राट अशोक के अभिलेख है तो भैया इस अभिलेख में क्या लिखा है? तो इस अभिलेख में भैया ये लिखा हुआ है। यानी कि हमें उस समय के यानी मौर्य काल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई अशोक के द्वारा बनाए गए अभिलेखों के माध्यम से। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है
वो ये कि अपनी जनता को संबोधित करने के लिए, अपनी जनता को अच्छे आचरण सिखाने के लिए किसी राजा ने पहली बार अगर अभिलेखों का सहारा लिया तो वो है मौर्य एम्पायर का शासक सम्राट अशोक। और अशोक ने इस तरीके से अभिलेखों का निर्माण किया जिससे जनता को उसके बारे में पता चल सके, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में पता चल गए। और हमें भी पता चल गया भैया उसके बारे में कि सम्राट ये है, अच्छा अच्छा ऐसी बातें लिख के गया, अच्छा यार यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी, अरे यार तो महान सम्राट है यार, इसने तो ऐसी ऐसी बातें की हैं, इसके अलावा तो कोई ने कही नहीं है, इसलिए हमने इसको सम्राट अशोक का टाइटल देते हुए इसके अभिलेखों में जो बातें कही गई उससे उसको एक महान शासक के रूप में बना दिया। और इस तरह हमारी नजर में अशोक एक शासक नहीं बल्कि एक महान शासक बन गया। क्लियर है? ऐसे हमें अशोक के बारे में भी पता चला और उस समय के उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में भी पता चला। तो आर्कियोलॉजिकल रूप से अशोक के अभिलेख जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। समय बीतता गया, आने वाले समय में एक शक शासक हुआ जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन ने भी एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया जिसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात की जाए तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो बेसिकली गुजरात में स्थित है और इसमें हमें उस समय की इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी हम सिर्फ बेसिक, बस आप लोग सुनो आराम से, समझो आराम से, बस सब्जेक्ट को समझना है। अभी जब हम सब्जेक्ट को समझ जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक समझ में आना चालू हो जाएगी। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है और रुद्रदामन के इस जूनागढ़ अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि गुजरात के जूनागढ़ में एक झील बनाई गई थी। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। किस किसने बनवाई उस सुदर्शन झील को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई इस झील को, फिर अशोक ने बनवाई, फिर रुद्रदामन, फिर स्कंदगुप्त, ऐसे कई शासकों के नाम हमें इसमें मिल गए। यानी कि अगर देखा जाए तो हमें इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि ऐसा होता होगा। और हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिली कि उस समय जो स्क्रिप्ट लिखे गए अशोक के समय, उस समय संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया उसने। संस्कृत भाषा का इसलिए प्रयोग नहीं किया क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो उच्च वर्ग के द्वारा बोली जाती थी, लेकिन अशोक ने अपने अभिलेख आम जनता के लिए लिखवाए थे, इसलिए उन्हीं की लैंग्वेज में इसलिए लिखवाना था क्योंकि आम जनता संस्कृत नहीं पढ़ सकती थी। इसलिए ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी जैसी कई स्क्रिप्टों में से लिखाया, प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग किया उसने। ठीक है ना? तो अभिलेख जो हैं वो बेसिकली उस समय की भाषाओं को आधार बनाकर लिखे गए। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया सबसे पुराना अभिलेख है और सबसे पुराना उदाहरण प्रस्तुत करता है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। अब समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश का शासक है और इसने भी प्रयाग स्तंभ यानी प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, उसी के मंत्री हरिसेन के द्वारा बनवाया गया। अभी नाम जो भी आ रहे हैं बस सुनना है आपको, घबराना नहीं है। समुद्रगुप्त आ गया, नहीं पता समुद्रगुप्त, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त कौन है। नहीं पता प्रयाग अभिलेख, नहीं पता इलाहाबाद स्तंभ लेख, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटे मोटे रूप में हम इससे परिचित हो जाएंगे। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्री और मेंस के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं क्वेश्चन। वह क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के स्रोत बताइए, तो आप इसी को डिफाइन कर देंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख जो उसके मंत्री हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था, और हरिसेन जो है उसने जो है समुद्रगुप्त के बारे में ये लिखा कि समुद्रगुप्त जो है वो महान व्यक्ति है, उसकी विजयों के बारे में उसने लिखा कि उसने पूरे भारत को जो है जीत लिया था, किस तरीके से उससे युद्ध लड़े और उसमें किसी में भी उसको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। और इस तरह हरिसेन ने उसकी विजयों का उल्लेख जो है वो इलाहाबाद अभिलेख में करवाया, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी अब जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्रगुप्त ने जो इस अभिलेखों में लिखवाया है, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, ये हमें समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन देती है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की इस प्रयाग प्रशस्ति को जब पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उसको ये लगा कि समुद्रगुप्त ने यार एक भी युद्ध का जो है उसे पराजय का सामना नहीं कर पाया, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा भैया ये तो एक महान शासक है यार, भाई ये तो यार वो यूरोप में यार नेपोलियन की तरह है यार। जिस तरह नेपोलियन ने कोई युद्ध में वो पराजित नहीं हुआ था, ऐसे यहाँ पर भारत में देखा जाए तो समुद्रगुप्त पराजित नहीं हुआ। तो विंसेंट स्मिथ ने जब प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ा तो यार समुद्रगुप्त तो यार महान शासक है, और इस तरह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया। किसने? विंसेंट
स्मिथ ने। क्यों? क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में किसी भी विजय युद्ध में उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत समझ में आई? तो अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अभिलेख है, बहुत अभिलेख हैं, ठीक है, लेकिन हमें पहले समझना है किसको, इतिहास कैसे लिखा जाता है। दूसरी चीज, पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख। भैया पुलकेशन द्वितीय, ये दक्षिण में चालुक्य वंश का शासक है पुलकेशन द्वितीय, और पुलकेशन द्वितीय का एक मंत्री है जिसका नाम है रवि कीर्ति। क्या नाम है? रवि कीर्ति। ये सब मंत्रियों के द्वारा लिखे जाते, कुछ तो राजा भी लिखवाते थे, कुछ मंत्रियों के द्वारा भी लिखे जाते थे, और हमें उन मंत्रियों के नाम उस पर मिल जाते हैं, इसलिए हमें ये पता है कि भैया किसने क्या लिखवाया। तो रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से हमें पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है कि पुलकेशन द्वितीय कितना महान शासक है, किस तरीके से उसने अपनी विजय अभियान किए थे, किस तरीके से पुलकेशन द्वितीय का युद्ध हर्षवर्धन से हुआ था, महेंद्र वर्मन से हुआ था, ये सब चाली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। हम बाद में राजाओं के नामों पे बात करेंगे। तो पहली चीज जो सिंपल सी हमें यह याद रखना है कि पुलकेशन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख है। समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है? तो प्रयाग यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख है। रुद्रदामन का कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। और अशोक के तो बहुत सारे अभिलेख है, अनगिनत अभिलेख है, पढ़ना है अभी हमें आगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस समय इन्होंने जो लिखे और इनके मंत्रियों के द्वारा जो लिखे गए हैं, यानी कि उस समय राजाओं महाराजाओं की इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दी है, यानी कि इन्होंने वास्तविकता को इसमें दिखाया गया होगा, वास्तविक रूप से इन्होंने जनता को बताने के लिए ऐसा किया होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में जो अभिलेख हैं वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत है हमारे, और इसी को आधार बना के हमने इनका इतिहास लिखा है। हमें क्या पता पुलकेशन द्वितीय कैसा था? नहीं पता। हम लिटरेचर में देखेंगे तो पुलकेशन द्वितीय को महान पराक्रमी और बलशाली और योद्धा और फलाना ढिकाना, ये मार देने वाला, फलाना कर देने वाला, धरती को हिला देने वाला, ऐसा शासक के बारे में मिलेगा। तो ये तो अतिशयोक्ति अलंकार टाइप का हो जाएगा कि भैया यार इतना यार राजा यार भाई साहब इतना बत्ता बड़ा चढ़ा के क्यों लिख रहे हो यार इसके बारे में यार, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा डाउट होगा, भाई पृथ्वी भी हिल जाए जिसके कांपने से, ऐसा थोड़ी। तो भैया सिंपल सी बात है, जो ये अभिलेख है इसमें वास्तविक रूप से उनके मंत्रियों ने लिखा होगा, तो हमें इस समय के राजाओं की इंफॉर्मेशन भी इस अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्के यानी कॉइन्स। देखो सिक्कों की बात की जाए तो ये भी अभिलेखों के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस है हमारे पास। क्यों? क्योंकि सिक्के जो होते हैं राजाओं के द्वारा चलाए जाते होंगे, राजा जो है अपनी तस्वीरें उस पर या अपनी छाया चित्र उस पर लगवाता होगा, या अपने समय की कुछ इंफॉर्मेशन उस पर देता होगा। सिक्के इस बात को भी बताते हैं कि अगर सिक्का बनाया गया तो किस मेटल का बनाया गया। मान लो मैं एक राजा हूं, आप मान लो आप राजा हो, जिसको जो मानना है वो राजा मान ले अपने आप को, उस समय के तुम राजा महाराजा हो, और तुम एकदम सिंहासन पर बैठ गए। अब सिंहासन में बैठे तुमने बोला यार मार्केट में यार नए सिक्के लॉन्च करो यार, मेरी थोड़ी मार्केट में वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो तुमने अपने नाम के सिक्के चला दिए। अपने नाम के सिक्के चला दिए, तुमने अपना कुछ सिंबल उस पर लगवा दिया, और इस तरीके से जो है वो मार्केट में चलने लगे। अब समय बीता, आने वाली जनरेशन आई, जनरेशन ने आने वाले समय में वो सिक्के मिले, सिक्के मिले तो सिक्कों पे इंफॉर्मेशन मिली कि अच्छा 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 इस राजा के द्वारा चलाए गए थे, अच्छा इसने ये सिंबल लिखा इस पे, ओहो हो, ये है भैया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, सिक्के किस धातु के चलाए गए। अब मान लो मैं राजा हूं और मेरे पास बहुत पावरफुल हूं, मेरे पास धन वन की कोई कमी नहीं है, मैं गोल्ड के सिक्के चलाऊंगा भैया, पैसा बहुत पड़ा हुआ है, उठा के ले जाओ 4-5 बोरी, ठीक है, सोना बहुत है मेरे पास। तो क्या करूंगा, मैं सोने के सिक्के चलाऊंगा, सोने के सिक्के चलाऊंगा तो आने वाले समय को में मेरे नाम के सिक्के मिलेंगे, अरे बाप रे ये तो एक राजा थे भैया, इनने तो सोने के सिक्के चलाए, ओहो क्वालिटी तो एकदम बेहतरीन है यार, मतलब इस राजा महाराजा के पास बहुत पैसा रहा होगा यार, यानी इस समय की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतरीन होगी। तो उस समय राजा के द्वारा चलाए गए सिक्कों में कितना गोल्ड, कितना चांदी, कितना तांबा और अन्य धातु होती थी, ये इस बात को बता देता था कि वो राज्य कितना पावरफुल होगा इकोनॉमिकल रूप से, यानी कि आर्थिक रूप से उसकी स्थिति क्या है होगी, ये उनके सिक्कों के आधार पर पता चल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, अब सिक्के कभी ना कभी तो चलाए गए होंगे भैया, तो भैया सिक्के पहली बार 6 to 5 यानी कि 5वीं से 6वीं बीसी के बीच
चलाए गए और इन सिक्कों का नाम है पंचमार्क सिक्के। इन्हीं पंचमार्क सिक्कों को हम आहत के नाम से भी जानते हैं, जो कि किस धातु के होते थे? चांदी के होते थे। और इन्हें ही सबसे प्राचीन सिक्कों का दर्जा मिला हुआ है। क्वेश्चन कई बार आता है, तो सिंपल सी बात, सबसे प्राचीन सिक्के पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क यानी कि कई प्रकार के मार्क लगे थे। आहत यानी ठोक पीट के बनाए गए, क्योंकि आइडेंटिटी कुछ थी नहीं, बहुत पुराना जमाना था और उस समय जो सिक्के चलाए गए उन्हें हम आहत के सिक्के यानी कि पंचमार्क सिक्के कहते हैं, जो कि चांदी के बनाए गए होंगे, सबसे प्राचीन सिक्के हैं। अब देखो यहां पर बीसी आया, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बीसी एडी क्या होता है, तो आज हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पहली चीज, ईसा मसीह के जन्म को हम मानते हैं जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा, और ईसा मसीह के जन्म लेने के पहले भी ये दुनिया चलती होगी, और ईसा मसीह के जाने के बाद भी ये दुनिया चली रही है, चल रही है दुनिया, दौड़ रही है। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले और जन्म के बाद घटना घटित हुई होंगी। ईसा मसीह के जन्म के पहले, हाँ भैया, ये है उनके जन्म के पहले, और जीरो के बाद है उनके जन्म के बाद। ठीक है भैया, जन्म के बाद, जन्म के पहले, ओहो, जन्म के पहले, तो भैया उनके जन्म के पहले, तो जन्म के पहले तो भैया 1 साल, जन्म के पहले का 2 साल, जन्म के पहले का 3 साल, जन्म के पहले का 4 साल। ऐसा करेंगे हम लोग, और ऐसे ही करते करते हम पीछे जाएंगे, और पीछे जाकर जो है समय बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा, और ऐसा समय आएगा कि भैया ये घटना जो है वो इससे साल पहले घटित हुई। हम एग्जाम्पल पे रोड पे ले लेते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। चलो, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है 2350 ईयर्स बीसी, यानी कि बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसे ही कहा जाता है ईसा पूर्व। हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म लेने के 2350 वर्ष पहले एक सभ्यता पनपी थी, जिसको हम कहते थे हड़प्पा सभ्यता, और इतने सालों के बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 2350 वर्ष बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यानी बीसी जब हम बात करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करते हैं, और इस तरह 2350 बीसी पहले एक सभ्यता थी, जिसको हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी करके 1 2 3, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अभी क्या चल रहा है? मान लो 2000, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 2000, मान लो अभी 25 चल रहा है, चल ही रहा है, 2025 चल रहा है मान लो, तो 2025 चल रहा है, यानी कि 1 2 3 करते करते आगे बढ़े, और ईसा मसीह को जन्म लिए हुए 2025 वर्ष हो चुके हैं। इसको कहते हैं एडी, एनोम डोमिनी, और इसको कहते हैं ईस्वी। इसको ई लगा के बिंदी लगा देते हैं, तो इसको ईस्वी कहते हैं। तो इसलिए जब किताबों में पढ़ोगे तो ई लगा मिलेगा, एडी मिलेगा, इसके पहले की अगर बात करेंगे तो बीसी मिलेगा। सिंपल सी बात। अब देखो, अब क्या होता है कि मान लो 205 से लेकर 299, ऐसा कुछ ईयर दिया हो, कुछ भी ईयर दिया हो, यानी कि ये कौन सी सेंचुरी होगी? जो मान लो 2001 ले लो, चलो 2001 से लेकर 2099 तक, ये कौन सी सेंचुरी, सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी की, थर्ड सेंचुरी। तो जब ऐसा होता है कि जैसे 200 के बाद 201 आ गया, यानी 199 के बाद 200, 200 के बाद 201 आ गया, 201 आ गया, और 201 कहां तक गया? 299 तक। यानी कि अगर ऐसा होता है कि जब एक साल आगे निकल जाता है तो इसको हम कहते हैं थर्ड सेंचुरी, क्योंकि 200 साल तो हो गए, अब 200 के बाद आ गया पहला साल, यानी 300 साल में चले गए। तो इसको अगर सेंचुरी के रूप में देखा जाए तो हम 200 के बाद जब एक साल बढ़ गया, यानी कि 201 हो गया, यानी हम थर्ड सेंचुरी में चले गए, एग्जाम्पल के रूप पर। अभी हम बोलते हैं 21वीं सदी में जी रहे हैं, बोलते हैं 21वीं सदी में। क्यों बोलते हैं 21वीं सदी में? क्या है? 2025, यानी 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 2000 पूरे होने के बाद एक वर्ष लग गया है, यानी हम अब कहां चले गए?
1 लग गए, यानी 2000 क्रॉस करने के बाद हम 3000 वाले में चले गए। यानी हम अगर देखा जाए तो 2000 के बाद आगे वाले में चले गए, यानी 20वीं सदी समाप्त हो गई। और 20वीं सदी समाप्त होने के बाद कौन सी सदी आ गई? 21वीं सदी, क्योंकि 2001 आ गया और 2001 से अभी मान लो 25 चल रहा है, यानी हम कौन सी सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी में। कब तक चलेंगे? जब तक 2099 से 3000 ना आ जाए। जैसे ही 3001 आएगा, हम फोर्थ, मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे और हम आगे वाली सेंचुरी में पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात याद रखना कि अगर सेंचुरी की बात करते हैं तो हम वो जो बीत चुका है उसके आने वाले जिसमें हम चल रहे हैं उसको बोलते हैं 200 के बाद 201 आया, यानी कि हम थर्ड सेंचुरी में। 2000 के बाद 2001 आया तो हम 21वीं में चलेंगे। ठीक है, अब 21वीं में चलेंगे हम सभी। ठीक है, चलो। तो समझ में आया, ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी, ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो, अब सिक्के मिल रहे हैं 5वीं 6वीं बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 5वीं और 6वीं बीसी पहले, यानी इस ड्यूरेशन में चलाए गए थे पंचमार्क सिक्के। यानी ईसा मसीह के जन्म के 500-600 वर्ष पहले पंचमार्क के आहत सिक्के लाए गए थे। चलो आगे बढ़ते। सबसे पुराने इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा सबसे पहले जो सिक्के चलाए गए थे वो सिक्के सोने के लिखित सिक्के चलाए गए, और इन्होंने सर्वाधिक प्राचीन सोने के लिखित सिक्के जो हैं वो इंडो ग्रीक यानी यूनानी लोगों के द्वारा चलाए गए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए, यानी कुषाण शासकों ने चलाए सर्वाधिक तांबे के सिक्के। इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के लिखित सिक्के चलाए। अगर देखा जाए तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने चलाए। ठीक है, तांबे के भी चलाए, लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो अधिक सिक्के चलाए गुप्त शासकों ने। तो इस तरह देखा जाए तो हमें इस समय सिक्के भी उस समय की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, कुछ मेमोरियल्स होती हैं, स्मारक होते हैं, जो विभिन्न खुदाइयों में हमें प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि जो हमें खुदाई में मिलती हैं, हम उनका जब अनुमान लगाते हैं कि भैया कितने वर्ष पुरानी होंगी, तब हमें ये पता चल जाता है ये इतनी वर्ष पुरानी थी, ये इतनी वर्ष पुरानी थी। यानी थर्ड एडी में मिली, यानी थर्ड एडी में मिली, यानी कि हमें ये 2 से 3 के बीच की एडी की मूर्ति मिली है ना, इस आधार पे लगा लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में हमें जानकारी सिर्फ उनके द्वारा बनाई गई इमारतों से ही पता चलता है, क्योंकि हमें उस समय की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसलिए जब हमें लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई तो भैया हम लिपि को कैसे पढ़ पाएंगे? लिपि को पढ़ ही नहीं पाए, इसलिए उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं के आधार पर हमने उस समय के इतिहास को जाना था। सिंपल सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया पुरातात्विक में हमें क्या मिल गया? अभिलेख मिल गए, सिक्के मिल गए, स्मारक मिल गए, और इन्हीं के आधार पर हमने उस समय का इतिहास लिख दिया। टेंशन फ्री है। ठीक है, जो भी हमें खुदाई में मिलेगा सब पे हम अनुमान लगा देंगे। अच्छा इस समय ऐसी मूर्तियां बनाई जाती, अच्छा मंदिर इस समय के बनाए जाते, ऐसे बनाए जाते थे, ये हमें पता चलेगा। तो इतिहास जानने का। आते हम लिटरेचर पे। लिटरेचर दो प्रकार के होते हैं, या तो देसी या तो विदेशी। देसी क्या होते हैं? देसी वो जो हमने लिखे, हमारे द्वारा लिखे गए। भाई हम कौन है? भारतीय। भारतीय मतलब आर्य। आर्य मतलब उत्तर भारत में रहने वाले आर्य कहलाते थे, जिन्होंने उस समय के साहित्य को प्रारंभ में लिखा। यानी देसी वो जो हमारे द्वारा लिखे गए। क्या लिखे गए? तो भैया हड़प्पा लिपि को तो हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वैदिक लिटरेचर लिखे गए, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब लिखे गए। और ये सब लिखे गए तो ये हमें उस समय के हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। ओहो ऐसी संस्कृति हमारी, ओहो ऐसी सभ्यता है हमारी, अच्छा ऐसे महान जो है हमारा धर्म है। तो ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? ये हमें उस समय के द्वारा लिखे गए लिटरेचर का, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोग जो हैं वो इसे अपना रहे हैं। भाई लोग जो हैं वो वेदों को पढ़ रहे हैं, लोग जो हैं वो महाभारत को पढ़ रहे हैं, लोग जो हैं वो रामायण को पढ़ रहे हैं। यानी ये उस समय हमने जो साहित्य लिखे वो आज पूरे दुनिया को प्रकाशमय कर रहे हैं। यानी कि ये गौरवान्वित करने की बात है कि हमारा भारत का इतिहास और संस्कृति हमें पूरे वर्ल्ड में एक आनंद की अनुभूति उत्पन्न कराता है। यानी कि उस समय लिखे गए देसी साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य हमें अपने उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं।
सेकंड है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि के अष्टाध्यायी एक पुस्तक है जो 200 बीसी में लिखी गई थी। और पाणिनि के अष्टाध्यायी की बात की जाए तो संस्कृत में लिखी गई ये पुस्तक संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई है। यानी कि ये संस्कृत व्याकरण के बारे में लिखी गई पुरानी पुस्तक है जो 200 बीसी में लिखी गई। और ये पाणिनि के अष्टाध्यायी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कई चीजें जो है हमें संस्कृत के बारे में मिलेगी। आने वाले समय में जैन और बौद्ध धर्म आया। जैन और बौद्ध धर्म में भैया बहुत साहित्य लिखा। लो भैया, जैनियों ने लिखा, बौद्धों ने लिखा, भैया मेरा साहित्य जो है पाली भाषा में लो, प्राकृत भाषा में लो, अर्धमागधी भाषा में लो। और उन्होंने आम जनों की भाषाओं में भी लिटरेचर लिख दी, जिससे हमें उस समय के संस्कृति, उस समय के राजनीतिक, उस समय के धर्म के बारे में जानकारी मिल गई। अगला उन्होंने हमने क्या लिखा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा, जो कि उस समय राजनीति शास्त्र पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक थी, जो ये बताती थी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पर लिखी गई थी, जो ये बताता था कि किसी भी राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कोई भी राज्य कैसे चलाया जाना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती थी। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी मौर्य काल में। विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। और विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस भी उस समय के इतिहास के बारे में हमको बताती है कि भैया किस तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना वगैरह, है ना। ये सब हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के रूप में भी देखते हैं। कालिदास ने भी कई रचनाएं लिखी, लेकिन कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना मालविका अग्निमित्रम सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका वर्ल्ड लेवल पे नाम चलता है। और कालिदास ने 7 रचनाएं हैं, 8 रचनाएं, 8वीं मिली नहीं है उनकी, है ना। तो कालिदास की कई रचनाओं से हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। बाण भट्ट का हर्षचरित, जो कि वर्धन साम्राज्य के शासक हर्षवर्धन के बारे में बताते हैं। और इस तरह हमें इस समय जानकारी मिलती है बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित से। चंद बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताती है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो उसने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का युद्ध लड़ा था, इसके बारे में बताती है कि किस तरीके से एक महान शासक हुए जो मोहम्मद गोरी से जिन्होंने युद्ध लड़ा। और इस तरह चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो के बारे में, यानी कि दरबार में रहने वाले लोगों ने भी राजा महाराजाओं के बारे में लिखा। अगला है कल्लड़ की राज तरंगिनी। कल्लड़ की राज तरंगिनी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो बुक है जो हमें कश्मीर का इतिहास बताती है। कश्मीर का इतिहास बताने वाली ये पुस्तक अलग अलग शासकों के समय और अलग अलग राइटरों ने भी आने वाले समय में इसको लिखा। लेकिन कल्लड़ की राज तरंगिनी वास्तविक रूप से शैली ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो हमें बताता है किस तरीके से उस समय के कश्मीर का इतिहास चलता होगा। ठीक है, आगे देसी लोगों ने लिखा, विदेशी लोगों पे आते हैं। चलो भैया, विदेशियों में भैया कौन कौन भारत में लिखेगा? सबसे पहले हेरोडोरस, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। और इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोरस ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। कब लिखी? 5th बीसी में लिखी। तो भैया ये रहा 5th बीसी में लिखी। और ये भारत और फारस के बीच होने वाले व्यापार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी हेरोडोरस भारत नहीं आए, लेकिन भारत के साथ जो व्यापार कर रहा है फारस, उसके बारे में उनको ये पता चल गया भारत एक महान देश है। और उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा है, जो भारत के बारे में विदेशियों के द्वारा लिखी गई पहली जो है बुक है, जिसने भारत के बारे में इतना कुछ लिखा है। ठीक है, मौर्य काल में मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना करी, और इंडिका में भारत के बारे में उसने लिखा, भारत के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा, भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी उसने बताया। ठीक है, और इस तरह हमें मेगस्थनीज की इंडिका में भी कई इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में भी हमें यह जानकारी मिलती है कि इस समय फारस के साथ भारत का व्यापार होता था। व्यापार भारत के पक्ष में होता था, उन्नत व्यापार होता था, भारत बहुत प्रॉफिट कमाता था। लेकिन पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ने जिसने इस बुक को लिखा, उस बुक के राइटर का नाम खो गया। और इस बुक के राइटर का नाम हमें पता नहीं है। इस बुक का राइटर जो है वो अज्ञात है। ठीक है, टॉलमी, टॉलमी का भूगोल है जो उस समय भारत के बारे में बताएगा, टॉलमी की ज्योग्राफी, है ना। प्लीनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। भैया ये प्लीनी बताएगा, प्लीनी जो है यूनानी लोग, ये लोग सब बताएंगे नेचुरल हिस्टोरिका में किस तरह भारत का जो है इंपोर्टेंस था।
चीनी लोग आएंगे और चीनियों में सबसे पहले हैंस स्वांग आएगा, और हैंस स्वांग जो है हर्षवर्धन के समय आकर उसने सी यू की के बारे में अपनी पुस्तक लिखी, सी यू की, और इसमें वो बताएगा कि भैया किस तरीके से हर्षवर्धन शासन करता था, क्या भारत का स्ट्रक्चर था। लेकिन हैंस स्वांग के पहले फायान आ जाएगा, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आएगा। फायान भी बताएगा इसके बारे में, भारत के बारे में, कि भारत के लोग कैसे थे, मध्य भारत के लोग जो हैं वो कैसे रहा करते थे। संग्यून, इति सिंह आदि भी चीनी आती आए और इन्होंने भी भारत के बारे में अपना वर्णन दिया। तो देखो, अगर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय स्रोत को हमें जानना है, और जानने के लिए हमारे पास जो है एविडेंस है, और एविडेंस का हमें सहारा लेके प्राचीन भारत का इतिहास लिखना है। सिंपल सी चीज, मान लो आपको इतिहास लिखना है। इतिहास के लिए मैंने आपको दो अस्त्र दिए, एक दिया है पुरातात्विक और एक दिया है साहित्यिक। पुरातात्विक में मैंने आपको दिया कि अभिलेखों को खोजो, राजा महाराजाओं की इंफॉर्मेशन निकालो, सिक्के खोजो, पता करो कैसी इकोनॉमिकल कंडीशन है, कौन राजा बनवा रहा है, और स्मारक, कौन कौन सी स्मारकें बनी है, और इसके आधार पर उस समय के इतिहास को लिख दो। लिख दोगे? हाँ लिख देंगे भैया, क्या दिक्कत है, लिख देंगे। ठीक है, साहित्य पढ़ो, पढ़ना भैया, एग्जाम में तो पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ो भैया। लिटरेचर, लिटरेचर पढ़ो भैया। लिटरेचर दो है, या तो देसी यानी कि हमने लिख दिए, या फिर विदेशी जो भारत में आए या भारत के बाहर रहते हुए उन्होंने लिख दिए। और इस तरह ये सारे लिटरेचर लिखे गए जिसमें हमें उस समय की इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो भारत में आए या भारत में रहकर उन्होंने जिसके बारे में जाना, उन्होंने अपनी ये पुस्तकें लिखी जिसमें हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये एक मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हमें इससे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से भारत के प्राचीन इतिहास को हम जान सकते हैं, और प्राचीन भारतीय इतिहास को किस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं, और इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसे चालू होता है, कैसे इनको डिवाइड किया जाता है, और किस तरीके से प्राचीन भारत को हम प्रारंभ करेंगे। तो अगली क्लास में हम इसको चालू करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास चालू होगा। आज हमने इंफॉर्मेशन इसको देखी। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। चाहें तो आप ऐसा चार्ट बनाकर भी इसको समझ सकते हैं, प्री के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, मेंस के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आसानी से आपको इतिहास समझ में आए। कैसा लगा आप लोग बताना। जय हिंद, जय भारत।